अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th फिज़िक्स हम डिस्कस कर रहे हैं और 10th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 10 हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था। लास्ट टाइम हमने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के हवाले से, ठीक है, जिसमें हमने उसकी 3 स्पेसिफिक एग्जांपल्स देखी थी, जिसमें एक थी मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग। तो यही जो मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग है, हमने आज चेक करना है क्या वाकई ही इसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है या नहीं, क्या वाकई ही ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो नेसेसरी कंडीशंस है उन्हें फॉलो करता है या नहीं। तो आइए अब हम वही चीज़ चेक करेंगे। क्वेश्चन हमारा वही है, शो दैट द मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन के हवाले से कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या चीज़ है। Simple harmonic motion occur when net force is directly proportional to displacement from the mean position। सिंपल हार्मोनिक मोशन कब अक्कर होती है, कब होती है? जब किसी भी बॉडी के ऊपर जब नेट फोर्स एक्ट की जाए तो वो बॉडी जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करे उस नेट फोर्स के एक्ट करने से वो आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, यानी कि उसकी जो नेट फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। अगर उसकी फोर्स जितनी आपने उसके ऊपर अप्लाइड किया और उसके ऊपर जितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो हम कहेंगे कि उस बॉडी की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। उसके अलावा एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। जो आपके पास बॉडी की मोशन है, जहां पे बॉडी मूव कर रही है, वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होनी चाहिए, यानी कि वो मिड में होनी चाहिए। मीन पोजीशन को हम फर्दर आज एक्सप्लेन करेंगे कि मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन इसका दूसरा नाम है, इससे क्या मुराद है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे रिस्टोरिंग फोर्स के हवाले से कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है। Restoring force always pushes or pulls the object performing oscillatory motion towards mean position। Restoring force एक ऐसी फोर्स होती है जो ऑब्जेक्ट ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा हो उसे दोबारा मीन पोजीशन यानी कि प्रीवियस पोजीशन की तरफ ले आती है जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए। सपोज करें आपके पास यह है मीन पोजीशन, ठीक है, हमने इसके करीब एक ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के किसी भी नई पोजीशन तरफ लिया, ठीक है। जैसे आपके पास ये ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन या न्यू पोजीशन की तरफ जाएगा तो दोबारा ये ऑब्जेक्ट जो मीन पोजीशन की तरफ वापस आएगा ये एक स्पेसिफिक फोर्स के ज़रिए असर आएगा और उस फोर्स का हम नाम देंगे रिस्टोरिंग फोर्स का, ठीक है। नेक्स्ट है हुक्स लॉ। हमने बात की थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की नेसेसरी कंडीशंस के अंदर कि ऑसिलेटिंग सिस्टम के अंदर फ्रिक्शनलेस सरफेस हो, उसकी इनर्शिया हो, उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स हो और उसके अंदर हुक्स लॉ ओबे होता हो। तो हम देखते हैं कि हुक्स लॉ क्या है। स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी बाय द स्ट्रेस अप्लाइड टू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है। किसी भी बॉडी के ऊपर जब स्ट्रेस अप्लाई किया जाए तो उसके अंदर जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो, यानी कि उसकी लेंथ में चेंजिंग हो, उसकी शेप में चेंजिंग हो या उसके वॉल्यूम के अंदर जो चेंजिंग हो, वो जो स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड होगा वो अप्लाइड स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, इसे कहते हैं आप हुक्स लॉ। लेकिन ये जो कंडीशन है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये इलास्टिक लिमिट्स के अंदर होनी चाहिए। ये जो बात फुलफिल है ये किस में होनी चाहिए? इलास्टिक लिमिट्स के अंदर, ठीक है। हुक्स लॉ के मुताबिक अगर हम देखें यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो यहाँ पे जो फोर्स है वो स्ट्रेस है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्ट्रेन है, यानी कि इसकी पोजीशन में चेंजिंग आ रही है। सपोज कर लें इसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करेंगे, कांस्टेंट आएगा, के है कांस्टेंट यहाँ पे, ठीक है, तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स आ जाएगा, ठीक है। के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। के यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसका एक स्पेसिफिक नेम है, इसे हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या चीज़ है उसे भी हम बाद में डिटेल में देखते हैं। अब यही वाली इक्वेशन दोबारा यहाँ पे लिख दी कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। अब F जो है आपके पास, अच्छा यहाँ से अगर आप K को एक साइड पे लेके आए तो ये F ओवर X हो जाएगा, ठीक है। K इज इक्वल टू माइनस F ओवर X हो जाएगा। F जो है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma, तो F की जगह आप ma पुट कर दें डिवाइडेड बाय x, ठीक है। अब आपने एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन देखना है, ठीक है। तो आपने एक्सेलरेशन को एक तरफ रख लेना और डिस्प्लेसमेंट और दूसरी टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाना है। एक्सेलरेशन को यहाँ रहने देते हैं, ये
m जो है यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा और x यहाँ जाके मल्टीप्लाइड हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही हो गया। अब इसे आप अरेंज करके लिख दें तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। ये k बाई एम यहाँ पे कांस्टेंट है, k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, m इज द मास विच इज आल्सो अ कांस्टेंट। तो ये पूरी की पूरी टर्म है कांस्टेंट, ठीक है। ये पूरी की पूरी कांस्टेंट टर्म्स को जब आप हटाएंगे, जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आएगा और कांस्टेंट जब हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी आएगी, यानी कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये भी आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में था कि अगर नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो नेट फोर्स की वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा, वो एक्सेलरेशन भी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब बात करेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट के हवाले से। स्प्रिंग कांस्टेंट का हमने फार्मूला ऊपर देखा, तो उसी फार्मूला से इसकी डेफिनेशन बनती है कि स्प्रिंग कांस्टेंट रेशियो है दो चीज़ों के दरमियान। कौन कौन सी दो चीज़ें देखें? द रेशियो बिटवीन अप्लाइड फोर्स F, ठीक है, एंड चेंज इन डिस्प्लेसमेंट x इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? दो चीज़ें, अप्लाइड फोर्स और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की रेशियो है, ठीक है। यानी कि जब आपने फोर्स अप्लाई की तो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, जितना उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ वो फोर्स और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की जो रेशियो है उसे आप कहेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। इसका फार्मूला होगा k इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स, ठीक है। अगर आप इसका यूनिट निकालना चाहें, फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होगा मीटर, तो ये मीटर जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर हो जाएगा आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट। नेक्स्ट बात करेंगे वैल्यू ऑफ k इज अ मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, कि ये जो k की वैल्यू है, स्प्रिंग कांस्टेंट जो है बेसिकली वो क्या है? स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग बताता है कि कोई भी स्प्रिंग कितना हार्ड है, ठीक है, कितना हार्ड स्प्रिंग है और उसके ऊपर किस लिहाज से फोर्स लगाई जाएगी, ठीक है। अब देखें k की वैल्यू आपने देखनी है दो चीज़ों के लिए, एक हार्ड स्प्रिंग के लिए और एक सॉफ्ट स्प्रिंग के लिए। अगर हार्ड स्प्रिंग की बात करें तो इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे स्प्रिंग कांस्टेंट भी उतना लार्ज होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सॉफ्ट स्प्रिंग के हवाले से तो उसके ऊपर कम फोर्स लगानी पड़ेगी, लेस फोर्स होगी और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो स्मॉल होगा, k जो है वो स्मॉल होगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक पूरा का पूरा ऑसिलेटिंग सिस्टम है जो कि है मास अटैच टू अ स्प्रिंग। इसकी मोशन आपने वेरीफाई करनी है क्या वाकई ही ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं। ये आपने एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन सरफेस कंसीडर की, ठीक है, और इसके ऊपर आपने एक स्प्रिंग कंसीडर किया और उसका एक एंड आपने अटैच कर दिया मास के साथ, जबकि दूसरा एंड एक सपोर्ट के साथ आपने फिक्स्ड कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पे देखें, ये इस टाइम जो पोजीशन है बॉडी की जहाँ पे मास एम लाई कर रहा है, इसे कहते हैं मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन होती है जो आपके पास जब बॉडी पे फोर्स भी अप्लाई ना की जा रही हो, कोई फोर्स भी जीरो हो और वो बॉडी कोई डिस्प्लेसमेंट भी कवर ना करे, तो आपके पास x भी जीरो होगा। यानी कि मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करती, f जीरो होता है और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने यहाँ पे क्या करना है, इस स्प्रिंग को आपने खींचना है, मास को आपने एक तरफ फोर्स लगा के खींचना है। जैसे आप इसे खींचेंगे तो आप देखेंगे जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको तब तक खींचते रहना है जब तक इसकी नीचे वाली जो डंडियां हैं वो टेढ़ी ना हो जाए। जब ये पूरी की पूरी टेढ़ी हो जाएंगी तो वहां पे आपने इसको स्टॉप करना है, ठीक है। अब बॉडी जो प्रीवियस पोजीशन पे थी वो नई पोजीशन पे चली जाएगी। प्रीवियस पोजीशन थी उसकी मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां पे बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स आपने नहीं लगाई थी और उसने कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया था। अब आपने जैसे ही स्प्रिंग को खींचा तो आपने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई, जो आपने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई वो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। जितनी आपने ज्यादा फोर्स लगाई उतना बॉडी ने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब बॉडी चली गई न्यू पोजीशन के ऊपर, जिसे आप नाम देते हैं एक्सट्रीम पोजीशन का। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जब बॉडी गई तो वहां पे आपने ये देखा कि बॉडी के ऊपर जो उसने पोजीशन चेंज की, पहले उसकी पोजीशन थी मेन पोजीशन जहां पे उसका डिस्प्लेसमेंट था जीरो, अब उसने नई पोजीशन अडॉप्ट की जिसे आपने नाम दिया
दिया एक्सट्रीम पोजीशन का, वहां पे उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया। अब ये जो उसका आपके पास डिस्प्लेसमेंट है ये चेंज हुआ है, तो यहाँ पे बॉडी की जो एनर्जी है वो भी चेंज हो जाएगी। उसे हम देखेंगे कि मीन पोजीशन पे कौन सी एनर्जी होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे कौन सी एनर्जी होती है। अच्छा, अब यहाँ पे बॉडी जो है जिसका मास है m, उस बॉडी के अंदर इनर्शिया है, ठीक है, वो बॉडी आपके पास लाई कर रही है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, यानी कि उसके ऊपर कोई रुकावट नहीं है, कोई रगड़ की फोर्स एक्ट नहीं कर रही, ठीक है। और बॉडी जो मास m की है उसके अंदर इनर्शिया है, तो जैसे ही आप बॉडी को a पोजीशन की तरफ लेके आए, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ लेके आए, तो बॉडी वहां स्टे नहीं करेगी, ठीक है। जैसे अब आप में फोर्स लगाएंगे और रिलीज कर देंगे उसे बॉडी को, तो वो स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस्ड हो जाएगा। जैसे ही वो स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा तो बॉडी ओ पोजीशन से एक और न्यू पोजीशन की तरफ आ जाएगी, जिसे आप नाम देंगे बी पोजीशन का। ये बी पोजीशन एक और एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में एक्सट्रीम पोजीशन है और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सट्रीम पोजीशन। अब याद रखें, दो तरह की फोर्सेस हैं। एक फोर्स आपने बॉडी के ऊपर लगाई जब आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, खींचा, ठीक है, और उसने कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है। उसके बाद जब आपने उस अप्लाइड फोर्स को रिलीज किया तो किसी स्पेसिफिक फोर्स की वजह से वो दोबारा स्प्रिंग अपनी मेन पोजीशन की तरफ आया, ठीक है, और इनर्शिया की वजह से मेन पोजीशन पे स्टे ना कर सका और फिर और पीछे हो गया, ठीक है। तो आपने जो फोर्स रिलीज की और दोबारा जिस फोर्स की वजह से वो आया मेन पोजीशन की तरफ, उसको आप नाम देते हैं बच्चे रिस्टोरिंग फोर्स का। यानी कि एक ऐसी फोर्स है जो दोबारा बॉडी को अपनी मेन पोजीशन की तरफ ले आती है, ठीक है। अब वो मेन पोजीशन की तरफ बॉडी आई, ठीक है, लेकिन इनर्शिया की वजह से वहां पे भी स्टे नहीं कर सकी, उससे भी पीछे हो गई, क्योंकि स्प्रिंग आपका कंप्रेस्ड हो गया था। जैसे ही आपने फोर्स रिलीज की रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से दोबारा वो आएगा मेन पोजीशन पे, वहां पे भी इनर्शिया की वजह से स्टे नहीं करेगा, फिर दोबारा आ जाएगा आपके पास बैकवर्ड, यानी कि एक और एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्सट्रीम पोजीशन है उसके लिहाज से आपने बच्चे देखना है अब वेलोसिटी को, ठीक है। अब वेलोसिटी आपने देखनी है कि जब बॉडी आपके पास थी मेन पोजीशन पे, ठीक है, तो बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो मैक्सिमम थी, ठीक है, बॉडी की वेलोसिटी मैक्सिमम थी। और जो बॉडी की वेलोसिटी है उसके साथ एनर्जी एसोसिएटेड होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv का स्क्वायर, ठीक है। अगर मेन पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। अगर मेन पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट जीरो है बॉडी का, तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी जीरो होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेन पोजीशन के ऊपर बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी है बॉडी की वो जीरो होगी, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो है, ठीक है। अगर आप बात करें जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे गई, ठीक है, यानी कि आपने उसके ऊपर कोई फोर्स लगाई और उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, अब जितना बॉडी ऊपर जाती जाएगी उसकी वेलोसिटी कम से कम होती जाएगी, और मैक्सिमम पॉइंट पे, एक्सट्रीम पॉइंट पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर उसने कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, तो वहां पे बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है डिस्प्लेसमेंट की वजह से वो मैक्सिमम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी जीरो होने की वजह से जीरो हो गई, जबकि पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट की वजह से मैक्सिमम हो गई, ठीक है। अब फर्दर जब आपने फोर्स रिलीज की थी तो वो रिस्टोरिंग फोर्स के ज़ेरे असर बाद में पीछे हुई थी, ठीक है, मेन पोजीशन से भी बैकवर्ड हो गई थी, तो यहाँ पे वो दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे है। अब जो वो दोबारा दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आएगी तो उसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो जो वेलोसिटी है वो फिर से उसकी वेलोसिटी हो जाएगी चेंज, यानी कि उसकी वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके टोटल जीरो हो जाएगी। जहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी भी बॉडी की क्या हो जाएगी, जीरो, और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जो होगी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कवर करने की वजह से वो मैक्सिमम होगी। आपने देखा कि मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के इन बिटवीन बॉडी की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इंटरचेंज हो रही हैं, यानी कि किसी पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल मैक्सिमम है, और किसी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और काइनेटिक एनर्जी
मैक्सिमम है, यानी कि एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक यहाँ पे एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, बॉडी की जो एनर्जी है वो टोटल कंजर्व्ड हो रही है। यहाँ पे हम एनर्जी देख रहे हैं दो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, वो दोनों एनर्जी जो हैं बॉडी की वो एक दूसरे के अंदर इन कन्वर्ट हो रही हैं, एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यहाँ पे ओबे हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अब एक और बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे फोर्स के साथ माइनस आया था। माइनस इसलिए आया था क्योंकि जब आपने यहाँ पे बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई थी वो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ गई थी, तो वो एक्शन की फोर्स थी जो आपने बॉडी के ऊपर लगाई थी और उसने कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया था, उसके रिएक्शन के तौर पे उसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी जो दोबारा उस बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ ले आएगी। तो रिएक्शन की वजह से उस बॉडी के ऊपर कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब ये बॉडी जब दोबारा आ गई एक्सट्रीम पोजीशन के अंदर तो फिर आप इसे स्ट्रेच करा के लेके जा सकते हैं नई ए पोजीशन यानी एक्सट्रीम पोजीशन के अंदर, फिर वो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो दोबारा उसे लेके आएगी मीन पोजीशन की तरफ, फिर वो दोबारा बी पोजीशन पे आएगी। तो ये बॉडी की मीन और एक्सट्रीम पोजीशन यानी कि जो एक पॉइंट के अराउंड उसकी टू एंड फ्रो मोशन है ये कंटिन्यू रहेगी तब तक जब तक कि इसके ऊपर कोई रुकावटी फोर्स असर ना करे। मैंने बात की थी कि ये जो सरफेस है जिसके ऊपर बॉडी रखी गई है ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, यानी कि इसके ऊपर कोई रुकावटी फोर्स भी नहीं है और रगड़ भी नहीं है। इसी वजह से बॉडी स्मूथली टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ आगे पीछे इजीली मूव कर रही है। अब ये जो बॉडी एक पोजीशन के अराउंड जब मोशन करेगी तो इसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा उसे आप नाम देते हैं टाइम पीरियड का। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन या वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, एक पूरा वाइब्रेशन या रेवोल्यूशन पूरा करने के लिए जो आपके पास टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड। उसका फार्मूला जो मास स्प्रिंग सिस्टम है उसके केस के लिए होता है T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m ओवर k, यानी कि जो टाइम पीरियड है मास स्प्रिंग सिस्टम का वो बॉडी के मास पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और आप यहाँ से देख सकते हैं 2 पाई भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है। तो मास अगर बॉडी का आप थोड़ा सा चेंज करते हैं, मास के अंदर वेरिएशन लाते हैं तो बॉडी का जो टाइम पीरियड है उस पर भी इफेक्ट होगा। और अगर आप बड़ा मतलब ऑब्जेक्ट यूज करते हैं जिसका मास ज्यादा है तो इसके लिए टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा क्योंकि वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर स्मॉल मास की बात की जाती है तो यहाँ पे बॉडी का जो टाइम पीरियड है वो भी कम होगा। बॉडी जो है वो मास पे डिपेंड करती है, बॉडी का जो टाइम पीरियड है मास स्प्रिंग सिस्टम में मास पे डिपेंड करता है, वो बॉडी के डिस्प्लेसमेंट पे एम्पलीट्यूड वगैरह पे डिपेंड नहीं करता। तो ये सारी की सारी डिस्कशन थी मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग। आपने शो कराना था कि इसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है और जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की चारों नेसेसरी कंडीशंस थी वो भी फुलफिल हो गई। आपने जो सरफेस कंसीडर की फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस कंसीडर की, बॉडी का जो मास था उसके अंदर इनर्शिया था वो भी उसके ज़ेर असर बॉडी एक पोजीशन के ऊपर स्टे नहीं कर रही थी, बार बार ए से ओ से बी, फिर ए से ओ से बी जा रही थी, यानी कि उसके अंदर इनर्शिया भी मौजूद था। जब आपने बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर भेजा तो फोर्स लगा के तो वो दोबारा जो एक बैकवर्ड फोर्स या रिएक्टिव फोर्स के ज़ेरे असर जो पीछे आई वो आपके पास ही रिस्टोरिंग फोर्स यानी कि उस ऑसिलेटिंग सिस्टम में उस बॉडी में रिस्टोरिंग फोर्स का अमल भी है और जो हुक्स लॉ है बॉडी वो भी ओबे कर रही है। यानी कि यहाँ पे जब आपने बॉडी को स्प्रिंग को जब खींचा था स्ट्रेच किया था तो उस बॉडी के ऊपर जो फोर्स थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी डिस्प्लेसमेंट के, यानी कि जितनी ज़्यादा आपने फोर्स लगाई थी स्प्रिंग के ऊपर उतना ही ज़्यादा उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया था। यानी कि यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हुक्स लॉ भी यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। ये सारा का सारा टॉपिक था ये शो कराने के लिए जो मास स्प्रिंग सिस्टम है उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो इस चीज़ को अच्छे तरीके के साथ माइंड में रखिएगा, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छे तरीके के साथ सारी चीज़ों को देखिएगा, डायग्राम उसकी लेबलिंग एक एक चीज़ को ध्यान से कीजिएगा। थैंक यू।